हमारे पास क्वेश्चन है कि इस हाइट के ऊपर जो बॉडी का वेट है वो 1/16 टाइम होता है। ओके, क्वेश्चन आपने देख लिया आप सभी ने। अभी क्वेश्चन यूजुअली आपके पास एमसीक्यू में तो ऑब्वियस सी बात है 1 मार्क का क्वेश्चन होगा। इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अर्थ का वेट यूजुअली होता क्या हमारे पास mg, और हम mg का हमें जानते हैं g इज इक्वल टू GM/r स्क्वायर, क्या आपको पता है पहले से ही। अब हमें क्या बोला गया है कि जो वेट है वो कितना हो चुका है, हमारा वेट हो चुका है ऑलरेडी 16 टाइम, यानी जो न्यू वेट है हमारे एक्चुअल वेट का 16 टाइम हो चुका है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम, एक मिनट, थोड़ा देरी होगी। हम देखते हैं यूजुअली जो हमारे पास हम जब भी प्लैनेट के ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, यानी हम जब भी अपवर्ड जाते हैं, हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि हमारी जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो घटती है, और ग्रेविटी की वैल्यू डायरेक्टली डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, एमजी के, चेंज कर रही है, इन्फ्लुएंस कर रही है एमजी को, यानी एमजी का मतलब वेट को इन्फ्लुएंस कर रही है। अच्छा, हम ये जानते हैं जब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यूजुअली मोशन कर रहे हैं, तो हमारी जी की वैल्यू क्या होगी, मतलब न्यू जी की वैल्यू कितनी होगी, जी एम अपॉन में आर प्लस एच स्क्वायर। अगर हम ऑब्जर्व करें, ये वो हाइट है जिस हाइट पे हमारी जी की वैल्यू वेरी करती है। ओके, सो अब हमारे पास न्यू वेट कितना है, 16 टाइम, और हमें इसे इस हाइट पे निकालना है, फाइंड आउट करना है, जी एम आर प्लस एच स्क्वायर। अच्छा, ये डब्ल्यू आप जानते हैं किसके इक्वल है, ये देखिए यहाँ पर ये डब्ल्यू आपको दिखाई देगा, किसके इक्वल है डब्ल्यू आपका, ये डिपेंड करा है इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, क्योंकि वेट के इक्वल है तो यहाँ पे एक एम भी आएगा, तो ये तभी तो ये होगा। देखिए, अगर मैं एम लगा दूँ तभी क्या बनेगा, मेरा वेट डब्ल्यू बनेगा, जी एम बाय एम। ओके, अब यहाँ चलते हैं फर्दर। अब क्या है, जी एम आर स्क्वायर 16 इज इक्वल टू जी एम एम आर प्लस एच स्क्वायर। बहुत क्लियरली आप इस पूरे पोर्शन को कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या बचा, आर प्लस एच क्रॉस मल्टीप्लाई अपॉन में आर, ये वाली चीज़ यहाँ गई और ये वाली चीज़ यहाँ शिफ्ट होगी, हमने सिर्फ 16 को शिफ्ट किया है, ये है कुछ ऐसा, यहाँ वन यहाँ वन, अब 16 यहाँ गया, कितना हो गया आर, बहुत हम सिंपली कर रहे हैं सबसे इजीएस्ट मैनर के अंदर, इज इक्वल टू 16। मैंने फर्दर इसको चेंज किया, क्या आया, आर प्लस एच अपॉन आर इज इक्वल टू 4, और बेसिक बात अब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो सो अब क्या हो गया मेरे पास, नेक्स्ट क्या आ गया, मैंने देखा आर प्लस एच इज इक्वल टू 4r, एंड देन h is equal to 4r minus r, so we have h is equal to 3r। ये हमारा फाइनल आंसर है, जो कौन सा है आपका, इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4, ये इसका करेक्ट एग्जाम्पल है। क्लियर। सो अब हमारे पास क्वेश्चन है, सैटेलाइट जो अर्थ के अराउंड ऑर्बिट कर रही हो, उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के रेशियो का। सो क्या करते हैं, सपोज हमने एक प्लैनेट बनाया जो कि काफ़ी क्लोज बन गया प्लैनेट, हो सकता है प्लैनेट को मुझे माफ़ ना करें और मैं ऐसा पाप नहीं करूँगा, तो मैंने प्लैनेट को कुछ अच्छा बना लिया है, कुछ सुंदर सा, चलो हाँ, हमने एक
प्लैनेट बनाया पहले से बेटर, उस प्लैनेट की रेडियस कितनी है r, और उसे h हटाई हाइट के ऊपर एक सैटेलाइट मूव कर रहा है। ठीक है, अब जब सैटेलाइट रोटेट कर रहा होगा तो ऑब्वियस सी बात है इसकी वेलोसिटी होगी। ये हाइट कितनी है इसकी, हाइट h है। सो हम पहले काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल का फॉर्मूला निकाल रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे हम, एक काम करते हैं, हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है यूजुअली, हाफ mv स्क्वायर। सो क्योंकि रोटेट कर रहा है इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स होगा विच इज़ mv स्क्वायर बाय r, और किसके अपोजिट होगा, ग्रेविटेशन फोर्स के अपोजिट, जो कितना है g m अपॉन m एन r स्क्वायर। अच्छा एक बात और मैं भूल गया, यहाँ पे जो r है वो इसकी रेडियस है क्योंकि इसके अलॉन्ग चक्कर काट रहा है। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, इसको पहले चेंज कर लेते हैं और इसे भी कर लेते हैं कितना, इसे कर लेते हैं हम r। तो एक आर से एक आर काट लेते हैं, m से m कट कर लेते हैं, तो हमारे पास v स्क्वायर कितना बचा, जी एम बाय आर, क्योंकि किसी हाइट h के ऊपर है तो क्या हो गया r प्लस एच। ओके, सो यहाँ आ गया हमारा काइनेटिक एनर्जी जो हो गया हमारा हाफ, v स्क्वायर हम निकाल चुके हैं कितना है, जी एम आर प्लस एच। सो फाइनली वी हैव ए सॉल्यूशन हाफ जी एम अपॉन एम आर प्लस एच, जो कि हमारी काइनेटिक एनर्जी। अब हम बात करते हैं किसकी, पोटेंशियल एनर्जी की। सो पोटेंशियल के लिए हम क्या करते हैं, एक मिनट मेरी ऐसी गंदी हटा दूँ। दूसरा क्लियर यूज़ कर लेते हैं ताकि हम उसको क्लियरली बता पाए। हम आते हैं किसके ऊपर, अपने पोटेंशियल जी के टॉपिक पे, जो हमारा क्या होता है माइनस जी एम। इसमें तो कुछ बड़ा डाउट नहीं है आपको, प्लस एच। आप क्लियरली देखिए, अगर हम काइनेटिक एनर्जी बाय पोटेंशियल जी का रेशियो निकालें तो हमें आंसर मिलेगा -1/2। बट क्योंकि आपको -1/2 ऑप्शन नहीं दे रखा तो मान सकते हैं कि एग्जामिनर ये मान के चल रहा है कि पोटेंशियल यहाँ पे उसे पॉजिटिव कंसीडर करा। वैसे पॉजिटिव होगी नहीं, क्यों कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज ये इंडिकेट करता है कि दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है, तो 1/2। तो इस लॉजिक के हिसाब से हम ऑप्शन नंबर 3 को यहाँ पे करेक्ट मान लेंगे। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। क्लियर, ओके। नेक्स्ट हम आते हैं, अ वेट इज सस्पेंडेड फ्रॉम लॉन्ग मेटल वायर इफ वायर सडनली ब्रेक। ओके, देखिए ये बहुत ही एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसमें ध्यान देना होगा। अगर मेरी वायर ठीक बन गई तो, यदि बन नहीं थी तो मैं क्या था वायर पे जोड़ नहीं दूंगा, कि बनने से पहली वायर टूट जाएगी। दोबारा बनाते हैं। अब मेरे पास एक वायर है, जब ये वायर ब्रेक करेगी, अरे यार बार बार बहुत मुश्किल काम है। मेरे पास एक पर्टिकुलर वायर है, जब वायर बीच में से ब्रेक करेगी तो ब्रेक करने पे क्या होगा, जब भी वायर ब्रेक करेगी तो ब्रेक करते समय हम ये ऑब्जर्व करते हैं मॉलिक्यूल्स के अंदर जो टेम्परेचर है वो बहुत तेज़ी से राइज होता है उस एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, एंड देन उसके बाद टेम्परेचर कम हो जाता है। जब भी कोई भी सब्सटेंस बीच में से ब्रेक करता है, ओके अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें बॉडी का वेट हमें दिया हुआ है 63 न्यूटन। सो आवर डब्ल्यू इज 63 न्यूटन और ग्रेविटेशन फोर्स पूछी गई है किस साइड के ऊपर,
हाइट इक्वल टू, यहाँ देखिए, हाइट इक्वल टू रेडियस, हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ। पूछा क्या गया है हमसे? ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, जब ग्रेविटेशनल फोर्स पूछा गया है तो यहाँ पे कई बार कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को कि वो इस फॉर्मूले को पुट करते हैं, जी एम अपॉन एम देन आर स्क्वायर, इसके साथ एक एच जोड़ देंगे, ये ग्रेविटेशन फोर्स निकालने के। देखिए, सबसे पहली बात कि ये जो ग्रेविटेशन फोर्स की बात पूछ रहा है आपसे, अगर आप इसे एज्यूम करें, सपोज जी एम बाय जी आर प्लस एच को, कैसे, जी डैश के तौर पे, तब भी आप इसे निकाल सकते हैं। ऐसी बात नहीं कि आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते, बिल्कुल आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये भी आपके पास एक इजी मेथड है सॉल्व करने का। फिर आपको वेरिएशन ऑफ जीस का प्रॉपर आइडिया होना चाहिए। जैसे अब हम यहाँ पे देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए एक बार इसी मेथड से देख लेते हैं सॉल्व करके। एफ जी एम बाय जी आर प्लस एच, जो हमारा जी डैश है, तो जी बाय जी डैश के लिए, एक मिनट मैंने फॉर्मूला लिख लेते हैं पूरा प्रॉपर तरीके से। यहाँ जी डैश पे चलते हैं, जो है हमारा जी एम आर प्लस एच, क्लियर, का स्क्वायर। और नॉर्मल जी हमारा क्या होता है? जी एम आर स्क्वायर। नॉर्मल जी से जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की है वो की है 63 न्यूटन। और डब्ल्यू को पता है क्या होता है? एम जी। सो एम जी से हमारे पास वैल्यू कितनी आई है? 63 न्यूटन, क्लियर। अब यहां हम जानते हैं कि हमारा जी कितना है? जी एम बाय आर स्क्वायर, जो आपको कितनी वैल्यू दे रहा है? 63 न्यूटन की। आपको नई वैल्यू चाहिए जिसमें आपके पास जी कितना होगा? जी एम आर प्लस एच स्क्वायर। और इस वाले वेट की या फोर्स की आपको वैल्यू चाहिए। आप दोनों को इक्वेट करेंगे, और इक्वेट करने के बाद आप पाएंगे, सिंपली मीन्स आप रेशियो निकालेंगे, इजी तरीका तो मुझे यही लग रहा है। आप एम से एम कैंसिल आउट कर देंगे, जी एम से जी एम कैंसिल आउट कर देंगे, और हम पाएंगे आर प्लस एच अपॉन आर, रेसिप्रोकल करने के बाद स्क्वायर स्क्वायर 63 डब्ल्यू डैश। सो अब डब्ल्यू डैश कितना हो गया? 63 आर स्क्वायर आर प्लस एच। एच कितना लिया हमने? जरा ध्यान दीजिए क्वेश्चन के ऊपर। और हाइट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस, यानी एच इज समथिंग जो कितना है? आर बाय 2 है। यहां चलते तो हमारा एच क्या आ गया? आर बाय 2 का होल स्क्वायर। सो अब हमारे सामने डब्ल्यू डैश क्या आया? 63 आर स्क्वायर, और ये हमारा सॉल्व करने पे अप्रोक्सीमेटली आएगा 3 आर अपॉन 2 का होल स्क्वायर। जो सॉल्व होने पे कितना, हम इसे प्रॉपर सॉल्व करें चाहे तो हम इसे बहुत आसानी से कर सकते थे, लेकिन आप एक एक स्टेप को ध्यान से देखिए, क्योंकि जब आप सीबीएसई के लिए शीट को लिख रहे हो तो आपका स्टेप लिखना भी वहाँ पे काफ़ी नेसेसरी है, जरूरी है। 9 इंटू 4, क्यों? रेसिप्रोकल किया, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, एंड देन चेंज करने के बाद कुछ ऐसा। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर आपने कैंसिल आउट कर दिया, ये कितना है आपका? 7, 9 7 63। सो वी हैव हाउ मच? 28 न्यूटन हमारा वेट है, इसका आंसर। क्लियर? ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द एस्केप स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल ऑन अ अर्थ सरफेस इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद थ्राइस ऑफ दिस स्पीड, यानी एस्केप वेलोसिटी की हमने 3 टाइम्स फेंक किया है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ अ बॉडी फार अवे फ्रॉम द अर्थ? फार अवे का मतलब हो गया ये अर्थ से काफी दूर है, इंटरस्टेलर स्पेस में हम मान सकते हैं, ये बहुत दूर है ऐसी जगह पे जहाँ पे अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल काम ना करे। यानी आप ये कह सकते हैं कि एक चीज हमें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है जीरो है। फार अवे का मतलब हो गया कि हम ऐसा मान के चले, जो कि अब थ्योरेटिकली देखने तो पॉसिबल नहीं है, हम वो जगह मान के चल रहे हैं जहाँ पर हमारे पास अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो हो जाए। तो इसके लिए क्या करते हैं? हम सबसे पहले यूज करते हैं इसके लिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट। पहले तो आपको बहुत बेसिक आइडिया होना चाहिए थोड़ा बहुत
एस्केप वेलोसिटी हमारी यूजली होती कितनी है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। एस्केप वेलोसिटी का पास फॉर्मूला भी है, एक तो ये रहा 2g, एक मिनट 2gr, एक मिनट गाइस सॉरी, एक हमारे पास एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला भी है, आई थिंक इट्स 2gr है, मैं इसके दिमाग से भी स्किप कर गया सडनली। एक दूसरा फॉर्मूला वो मुझे याद है 2gm/r। ओके, वैसे हमें इसकी नीड नहीं पड़ेगी मुझे जहाँ तक उम्मीद है, हम यूज करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एक मिनट, वेट अ मिनट, अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अंदर हम क्या करेंगे, सपोज हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी, वो जिससे हमने बॉडी को फेंका इनिशियली, पोटेंशियल एनर्जी और वो फाइनल एनर्जी जो स्पेस में जाने पे थी, और इनिशियल एनर्जी जो स्पेस में जाने पे थी। जैसा हमने देखा कि फार अवे फ्रॉम द अर्थ है, इसका मतलब स्पेस में जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो है 0, और फाइनल जो हमें निकालनी है बेसिकली। जस्ट वेट अ मिनट गाइस, देयर इज इंपॉर्टेंट कॉल राइट नाउ। सो अब हमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पे आते हैं, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो हमने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी, आपकी वो एनर्जी जिससे आपने अपने बॉडी को प्रोजेक्ट किया है, जो एक्चुअली कितनी है आपकी, थ्राइस ऑफ एस्केप वेलोसिटी। ये आपकी वो वेलोसिटी है जिससे आपने इसे ऊपर प्रोजेक्ट किया था। सो हाफ एम आपकी प्रोजेक्टेड वेलोसिटी, पोटेंशियल एनर्जी जी एम बाय एम आर, क्योंकि आप अर्थ की सरफेस से फेंक रहे हैं इसको। सो अब हमारे पास क्या आया, जी एम एम आर हाफ एम, एक मिनट थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि मेरे पास जो है माइनस का इशू ना रहे मेंटेन। सो हाफ, ये स्टाइलस भी मिलता नहीं जल्दी, हाँ, हाफ एम वी आई का स्क्वायर हाफ एम वी फाइनल। अच्छा, फाइनल वाला ये वाली वेलोसिटी है आपकी जिससे ये बाहर पहुंचेगा फाइनली। फिर देखिए, अगर आपने इसे अर्थ से फेंका, सपोज में यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखिए, सपोज आपने इसे अर्थ से फेंका, आप इसे सिंपल समझ लो लॉजिक से, आप इसे बाहर फेंक रहे हैं। आप जब इसे बाहर फेंक रहे हैं स्केप वेलोसिटी से, तो अर्थ का ग्रेविटेशन पुल भी इसको नीचे खींचेगा, इस वजह से उसकी नेट वेलोसिटी आएगी वो थोड़ी कम आएगी। फॉर एग्जांपल अगर आपने 3 टाइम्स कितना हो गया, आई थिंक 33.6, बट 33.6 नहीं आएगी, इससे थोड़ी कम आएगी, क्योंकि जो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल है वो उस बॉल को, उस प्रोजेक्टेड ऑब्जेक्ट को खींचेगा भी तो सही नीचे की तरफ। ओके, यहाँ हमारे पास आ गया जी एम इंटू एम बाय आर। सॉल्व करने पे क्या हुआ, एम से एम कैंसिल आउट हो गया सारा, और ये हमारे पास आ गया जी एम बाय आर। 1/2 हमने कॉमन निकाल लिया, वी आई का स्क्वायर वी एफ का स्क्वायर, सो वी आई स्क्वायर वी स्क्वायर एफ, वी हैव 2 जी एम आर। क्लियर, इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास है 3 वी ई का स्क्वायर, वी स्क्वायर जो आपको निकालना था 2 जी एम आर। क्लियर, अच्छा 2 GMR अभी हमने बताया ये आपके स्केप वेलोसिटी के आसपास होता है, तो ये स्केप वेलोसिटी का ही है। ठीक है, ये देखिए मैं शायद ऊपर कहीं लिखवाया भी था, ये रहा आपके पास। तो ये √2 GMR वी स्क्वायर के बराबर है, तो 2 GMR वी ई स्क्वायर के बराबर होगा। ये हो गया 9 वी ई स्क्वायर वी स्क्वायर एफ। सो हमारे पास क्या है यहाँ पर
9 VE² माइनस VE² VF का स्क्वायर, जो अप्रोक्सीमेटली पहुंचा आपका 8 V² E V² F। सो कितना आ गया आपका सॉल्व करने के बाद 2√2 VE इक्वल टू VF। तो ये अप्रोक्सीमेटली आता है आई थिंक 31 पॉइंट समथिंग 6 या 4 के आसपास आता है ये किलोमीटर पर सेकेंड। इसका ये आपका पास आंसर, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फर्दर फ्यूचर यूज के लिए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास दूसरा क्वेश्चन किसका है, 2 वायर्स ऑफ डायमीटर 0.25। बहुत ही क्लासिकल क्वेश्चन है ये, सॉलिड मैकेनिक्स का। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3rd या 4th होगा मे बी। 2 वायर्स है जिनकी डायमीटर कितनी है, एक स्टील का बना है, दूसरा ब्रास का बना हुआ है, ठीक है। और फिगर्स में बने हुए यहाँ पर स्टील के ऊपर लोड है 4 का केजी का, डिस्टेंस है ये, ब्रास के ऊपर 6 केजी का, और लेंथ है उसकी ये। आपसे पूछा गया है कंप्यूट द इलोंगेशन ऑफ स्टील एंड ब्रास वायर। देखिए, जो ये हमें स्टील और ब्रास का निकालना है, सेपरेट निकालना है, आप इसे एक साथ मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसने कंप्यूट द टोटल इलोंगेशन नहीं पूछा वायर का, इसने पूछा स्टील एंड ब्रास वायर के बारे में। तो क्या करेंगे सबसे पहले, यंग मॉडल्स का फॉर्मूला, ऑब्वियसली बात है लेंथ का क्वेश्चन तो आप यंग मॉडल्स का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, जो क्या होता है वाई एफ स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, चेंज ऑफ लेंथ अपॉन में एक्चुअल लेंथ, ऐसा कुछ फॉर्मूला था, आपको याद होगा, ठीक है। अब हम स्टील और ब्रास दोनों के लिए फॉर्मूला ले लेंगे। सबसे पहले हम स्टील के लिए लेते हैं। स्टील के ऊपर लोड कितने का आप देखिए जरा, 4 केजी का ये लोड एंड देन 6 केजी का ये लोड, तो टोटल लोड कितना हो गया स्टील के ऊपर 10 केजी का, ठीक है। तो मास हो गया 10 केजी का, एंड देन आप जानते हैं एफ क्या होता है हमारा mg, तो देन वी मल्टीप्लाई जी ऑल्सो, तो हमने जी से जो मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 9.8। देन लेंथ की बात करते हैं, स्टील के वायर की लेंथ कितनी आपकी 1.5 मीटर। नाउ हम एरिया पे आते हैं। अब एरिया क्या होगा, क्योंकि वायर सर्कुलर है तो जो उसका क्रॉस सेक्शन एंड होगा वो सर्कुलर होगा, वायर की लेंथ के हिसाब से पाई आर स्क्वायर, पाई आर कितना है आपका 0.25 का स्क्वायर, एंड देन डेल्टा एल, डेल्टा एल ही आपको फाइंड आउट करना है क्योंकि आपके पास सिंबोलस दिया हुआ है। सो डेल्टा एल यहां पर गया 10, 9.8, 1.5, इसको हमने सॉल्व किया 3.14, हमने इसे भी सॉल्व किया 1/8 हो गया ये, क्योंकि यहाँ मैं सॉल्व करता हूँ रस्म थोड़ा सा ताकि आपको इजी रहे। 0.25 अपॉन में 2 है, सो कितना आ गया ये 200, ये हो गया 1 और ये हो गया 8, तो 1/8 हो गया, 1/8 का स्क्वायर हो गया आपके पास 1/64, इनटू में यंग मॉडुलस जो कितना है हमारा 2 इंटू 10⁻1। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे इसे देख पा रहा हूँ कुछ छोटी मोटी, देखिए जो क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड होते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल डिजिट बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो रही है, ठीक है, और आपको कुछ शॉर्टकट या कुछ ऐसा नहीं आता, आपकी वैदिक मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, आपके पास टाइम कम बचा है, इस केस के अंदर आप एक काम कीजिए, आप अप्रोक्सीमेशन मेथड का यूज़ कीजिए, ठीक है, नियर बाय अप्रोक्सीमेशन, ये आपको एक्जैक्ट वैल्यू देगा बट नियर बाय देगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, ये है 1, ये कितना हो गया 32। अब अगर आप 32 और ये 13.14 को देखें, चलिए इसको मैंने उठा के 10⁻2 को ऊपर ले गया, अगर आप देखें ये 32, ये 31.4, अप्रोक्सीमेटली ये 32 के आसपास है, सिर्फ बहुत कम डिफरेंस है इसके बीच में, बहुत कम डिफरेंस, ठीक है। सपोज मैंने इसे मान लिया, ये डिफरेंस कितना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो जाएगा 9 का, मैक्स टू मैक्स समथिंग 9.9 का रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। ये ऊपर कितना है 9.8 का, ठीक है। आप यहाँ भी देखिए, यहाँ भी डिफरेंस क्या बहुत कम दिखाई दे रहा है हमको, तो आप कुछ समय के लिए मान लीजिए कि कितने का जा रहा है 1 का डिवीजन दे रहा है, क्योंकि 9.8 है 9.9 है, मैंने इस छोटे से डिवीजन को 1 के अप्रोक्सीमेटली मान लिया। सो मेरे पास एक L कितना आएगा 1.5 10⁻2 प्लस 1, ये 1 ये वाला है, एंड देन -11। अगर मैंने सब कुछ सही लिखा तो आई थिंक इतना आएगा। अच्छा एक और चीज़, सॉरी,
ये सेंटीमीटर का था, तो इसको मीटर में जब मैं चेंज करूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, 10⁻⁴ यूज करना पड़ेगा। तो मीटर का सेंटीमीटर में -2 और देन -4, ऊपर जाके कितना हो गया आपका +4। तो टोटल आपका आई थिंक ये बैठेगा 1.5 10⁻⁶ 7 -4 के आसपास बैठेगा शायद। ठीक है, ये -4 अदर -5 अगर मैंने कोई 10 की पावर मिस नहीं किया तो। ओके, सिमिलरली आपके पास किसका है, ब्रास का है। अब ब्रास का केस देखिए आप जरा, फॉर्मूला तो आप सेम लिखेंगे ब्रास के लिए, फिर से आपको लेंथ निकालनी है। ब्रास के लिए अगर आप देखें तो उसका वेट कितने का है, 6 का है, 6 kg 9.8। अब वो ध्यान से ऑब्जर्वेशन देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी कैलकुलेशन की लेंथी होती नहीं है जितनी लेंथी आप इसे बना लेते हैं। 1 देन हियर पाई, फिर से 1/8 का होल स्क्वायर और 10⁻⁴ मीटर की वजह से, एंड देन आपके पास मॉडुलस जो कितना है ब्रास का, ये रहा 0.92 10⁻11। जब आप इसे सॉल्व करेंगे आप फिर से सॉरी आप फिर से एक चीज को पाएंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे, जैसे 3.14 है आपके पास। आप जब इस पूरे को सॉल्व करते हुए जाएंगे 9.2 स्क्वायर 64, लगभग आपको इसका आंसर मिल जाएगा 1.3, एंड आई थिंक पावर सेम रहेगी 10⁻⁴ या 5 के आसपास आपको इसका भी आंसर मिल जाएगा। तो एक मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है, बस जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपके लिए मुश्किल बना रहेगा। ठीक है, ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक के ऊपर। ये क्वेश्चन बार बार जो है कोई ना कोई डिस्टर्बेंस जा रही है, 2 बार मैं बना चुका इस क्वेश्चन के लिए, बट सडनली मुझे ब्रेक करना पड़ता है। चलिए इसे फाइनल टाइम कंप्लीट करते हैं। हमारे पास जो केस है वो डेंसिटी ऑफ वाटर के लिए है। पहले मैं जो है इसका हाईलाइटर का कलर चेंज कर दूं। देखिए केस क्या है हमारे पास, जो हमारी डेंसिटी ऑफ वाटर है वो निकालनी है हमें 80 atm पर। सरफेस पे वही प्रेशर क्या होता है 1 atm, तो नेट चेंज कितना हो गया इसका, लगभग 79 atm का। मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है आपको। आपको प्रेशर नहीं निकालना, आपको डेंसिटी निकालना है, आपको वॉल्यूम भी नहीं निकालना है। ऑब्वियस सी बात है, डेंसिटी के लिए हमारे पास फॉर्मूला किसका होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम का। ठीक है, एक और चीज जहाँ पे स्टेटमेंट मिसिंग है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। यहाँ पे आपको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर, एक्चुअल क्वेश्चन के अंदर, जो है आपका अप्रोक्सीमेटली 45.8 10⁻⁻11, और 1 atm के बारे में भी दे रखा होगा, वो देते ही है क्वेश्चन में। वैसे आपको ऑलरेडी ये याद होनी चाहिए atm को जो है पास्कल में चेंज करने का मेथड। ये सब चीज़ आपको गिवन मिलेंगी इस क्वेश्चन के अंदर, यूजुअली नहीं मिलेगी कोई बात नहीं, आपको एक छोटी मोटी चीज़ें याद होनी भी चाहिए। आगे बढ़ते हैं अब हम ये देखते हैं, क्योंकि बिना बल्क मॉडल्स के तो होगा नहीं। बल्क मॉडल्स क्यों, आज भी पानी की डेप्थ में जाएंगे या किसी भी चीज़ की डेप्थ में जाएंगे तो आपका वॉल्यूम डिक्रीज होगा। वॉल्यूम डिक्रीज होने का मतलब क्या हुआ, अगर मैं कुछ ऐसा कहता बल्क मॉडल्स प्रेशर डेल्टा वी बाय वी, तो इसमें जो आपका प्रेशर है पी, वी इनिशियल, और इनिशियल वाला वॉल्यूम फाइनल वाले वॉल्यूम से ज़्यादा होता है। क्यों, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इनिशियल वाला वॉल्यूम ज़्यादा होगा, नीचे जाने के बाद कंप्रेस हो जाएगा, तो फाइनल वाला वॉल्यूम कम हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरीके से इस वाले पार्ट पे चलते हैं हम दोबारा से। ये मैंने खाली आपको एक्सप्लेन करके बताया था कि जो आपका ये जो डेल्टा वी है वो फाइनल इनिशियल माइनस फाइनल होगा, इनिशियल वॉल्यूम पास ज़्यादा है। सो डेल्टा वी हमारा क्या हो गया, पी अपॉन बी इंटू वी। ओके, सो प्रेशर कितना हमारे पास 80 atm, 80 नहीं 79। क्यों, हम चेंज किससे निकाल रहे हैं ना, ये देखिए यहाँ पे चेंज निकाले ना वॉल्यूम का, और फिर इसको हमने पास्कल में चेंज किया 1.013 इंटू 10⁻⁵ पास्कल। देन हमने वॉल्यूम पुट किया, वॉल्यूम कितना हमारे पास नहीं दे रखा हमें, दे रखा है नहीं दे रखा हमें वॉल्यूम, कोई नहीं, फिर वी को ऐसे ही छोड़ दीजिए। एक काम करते हैं, इजी करते हैं, डेल्टा वी बाय वी निकालते हैं। और यहाँ बल्क मॉडल्स नहीं देखा, बट हमें कंप्रेसिबिलिटी देखा है। अच्छा, बल्क मॉडल्स और कंप्रेसिबिलिटी के बीच में एक लिंक है। बल्क मॉडल्स इज समथिंग विच इज 1 अपॉन कंप्रेसिबिलिटी के।
सॉरी मुझे यहाँ पे के नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि यूजुअली हम कैसे बल्क मॉडल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, कंप्रेसिबिलिटी CMP लिख देता हूँ मैं, ठीक है। सो बल्क मॉडल्स 1 अपॉन कंप्रेसिबिलिटी, और कंप्रेसिबिलिटी कितना है, या कंप्रेसिबिलिटी क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन बल्क मॉडल्स, तो हम बल्क मॉडल्स को यूज़ कर लेते हैं, 1 अपॉन बल्क मॉडल्स की जगह हम कंप्रेसिबिलिटी यूज़ कर लेते हैं। ये रहा देखिए, अगर आप इसको एक्सपेंड करते तो क्या आता, P इंटू वी 1/b, तो 1/b कितना हो गया आपका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ये देखिए 1/b क्या कंप्रेसिबिलिटी, और कंप्रेसिबिलिटी कितना है आपका 45.8। जो हमारे पास नेट कितना आएगा, जो भी आप सॉल्व करेंगे बाद में सॉल्व करेंगे, चलिए इसको इस वाले पोर्शन को छोड़ देते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हमें डेंसिटी वाले पार्ट पे चलते हैं। तो आपके पास डेल्टा V बाय V क्या होगा, V इनिशियल माइनस V फाइनल अपॉन में V डिवाइडेड बाय M से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, M से हम इसी वजह से डिवाइड करें क्योंकि हमें चाहिए यहाँ पर इसकी डेंसिटी, ठीक है। और ये इनिशियल है, आपका याद रखिएगा, मैं भूल जा रहा हूँ लगाना। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे मास से तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे काम कर दीजिए, डिवाइड ही कर लीजिए, बेटर रहेगा मास से। जब इसे मास से डिवाइड करेंगे, एक मिनट नेक्स्ट लाइन में कर देता हूँ, VI बाय M, VF बाय M एंड देन VI बाय M। ये 1 अपॉन डेंसिटी बनेगा, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो 1 अपॉन ये डेंसिटी बनेगा, जैसे ये बनेगा 1 अपॉन इनिशियल डेंसिटी, 1 अपॉन इनिशियल डेंसिटी एंड 1 अपॉन फाइनल डेंसिटी। सो यहाँ हमारे पास क्या है, ये सॉल्व करने के बाद 1 माइनस डेंसिटी अपॉन में फाइनल डेंसिटी, डेल्टा V बाय V। डेल्टा V बाय V आप यहाँ से निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ये अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेशन के बाद आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ये है 1, ये आपके पास 79 ATM, ये अप्रॉक्सीमेटली आपका बैठेगा अराउंड, एक मिनट सॉरी, ये आपके पास बैठेगा 79, ये तो 79 का 80 मान लिया, 80 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3.6 के आसपास बैठेगा ये, 3.6 10 टू पावर रेंज करते हैं 5 माइनस 11, सो -6, और कुछ पेंडिंग है, 80 को चेंज कर दिया गया है, अच्छा इसकी 3 पावर पेंडिंग और मैंने आगे ले गया हूँ, ये अप्रॉक्सीमेट 3.64 या 3 के आसपास बैठेगा ये। अब आप इसको यहाँ यूज़ कर सकते हैं, 13.6 10 टू पावर -3 को, आपका जो फाइनल आंसर बचेगा वो क्या बचेगा, इसका सॉल्व करने के बाद आप ये अराउंड इसका निकलता है आंसर अप्रोक्सीमेटली 1.304 के आसपास। आप ये कैलकुलेशन का पार्ट है, इसे कर सकते हैं अपने आप ही सेल्फ, ठीक है, क्लियर, स्क्रीनशॉट दे सकते हैं आप इसका। अब इसके बाद आते हैं एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पे, ठीक है, जो किसके बारे में देखेंगे हम। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है हुक्स लॉ, पॉइजन रेशियो और स्ट्रेस कर्व फॉर अ स्ट्रेच वायर। ओके, यानी एक क्वेश्चन में एग्जाम ने काफी चीजें कवर करने की कोशिश करी है इसके अंदर, हुक्स लॉ को भी करने की कोशिश करी है, पॉइजन रेशियो को भी करने की कोशिश करी है, और स्ट्रेस कर्व को भी कंप्लीट करने की कोशिश करी है। चलिए पहले हुक्स लॉ को समझते हैं कि हुक्स लॉ क्या होता है हमारा, फिर हम बाकी के पार्ट्स पे आगे आएंगे। हुक्स लॉ ये स्टेट करता है कि स्ट्रेस जो किसी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है इलास्टिक लिमिट के अंदर, वो उसके स्ट्रेन के बराबर है। अच्छा, स्ट्रेस और स्ट्रेन का कंसेप्ट जिनको नहीं पता वो थोड़ा ध्यान दें, वैसे तो आपको पता होना चाहिए। जैसे एक वायर है हमारे पास जो टेढ़ी बन गई है मुझसे वायर, एक मिनट, जो हमारे पास यूजुअली वायर है, जब हम इस वायर पे धीरे धीरे वेट बढ़ाते जाते हैं तो वायर की लेंथ में चेंज आता रहता है, वायर की लेंथ थोड़ी सी अपनी एक्चुअल लेंथ से बड़ी हो जाती है।
जो वायर की लेंथ पहले एल थी अब क्या होगी, एल डैश होगी। एल डैश क्यों होगी, क्योंकि वायर की लेंथ में थोड़ा सा चेंज आ गया। ये आपका स्ट्रेन नहीं है। स्ट्रेन की डेफिनेशन कुछ ऐसी है, चेंज ऑफ लेंथ अपॉन में एक्चुअल लेंथ, या चेंज ऑफ डायमेंशन अपॉन में एक्चुअल डायमेंशन। यहाँ पे हम जिस स्ट्रेन की बात कर रहे हो वो आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है। उसी तरीके से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस वो स्ट्रेस है जो बॉडी पे लग रहा है। वैसे तो स्ट्रेस की डेफिनेशन होती है रीस्ट्रेइंग फोर्स अपॉन में एरिया, बट ये जो आपका रीस्ट्रेइंग फोर्स होता है ये बॉडी अपने अंदर से लगाती है। जैसे बॉडी है, आप नीचे वेट लगा रही है, आपका अप्लाइड फोर्स है, तो बॉडी भी अपने आप को वापस कंट्रोल करने के लिए, ऊपर ले जाने के लिए इनर्शिया की वजह से, बिकॉज इनर्शिया इज ऑलवेज वांट्स टू टेंड सॉरी इनर्शिया इज ऑलवेज a tendency टू अपोज द मोशन। तो अपने अंदर होने वाले मोशन को अपोज करने के लिए ऊपर एक फोर्स लगाएंगे, रीस्टोरिंग फोर्स, जो कि यूजुअली आपके अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। तो हम इसको ऐसे भी कर लेते हैं कि जो हमारा अप्लाइड फोर्स है, मैं वेट लिख रहा हूँ अप्लाइड फोर्स की जगह पे, वो हमारा अपॉन में एरिया रीस्टोरिंग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बन जाता है जब हम लेंथ के ऊपर लगाते हैं। तो अच्छा, इसी से आपका स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के कंसेप्ट से ही आपका मॉडुलस का जन्म होता है। मॉडुलस जो आपके ये मॉडुलस है, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इन सब चीजों का। ठीक है, अब ये तो हो गया स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में, हुक्स लॉ के बारे में। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, हमें स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व स्ट्रेच वायर के लिए बनाना है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट करूँगा, हम पॉइजन रेशियोज की बात करते हैं। इसको रफ कर दिया जाए, स्क्रीनशॉट आप आपने ले लिया होगा, नहीं लिया होगा तो वापस जाके वीडियो को बैक करके आप ले सकते हैं। वैसे काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपके पास बुक में अवेलेबल है, तो कोशिश कीजिए कि जितना हो सके आप बुक रीड कीजिए। बुक रीड करनी बहुत जरूरी है, ये हैबिट आपके अंदर होनी चाहिए। ये हैबिट ना होना आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है। क्यों, बुक्स प्राइमरी सोर्स होती हैं और वो आपको ज़्यादा बेटर एक आइडिया दे पाते हैं। रीज़न ये है मैं बुक को बाबा प्रमोट करने के पीछे कि आप जितना बुक पढ़ते जाएंगे, ठीक है, आपकी क्रिएटिविटी काफ़ी अच्छी होगी, क्योंकि यूट्यूब वीडियोज़ में ये हमारी क्रिएटिविटी दिखाई जाती है। अब बुक आपको टाइम देगा कि आप अपनी क्रिएटिविटी को समझ पाए, आप अपने हिसाब से नोट्स बना पाए, आपको पता चलेगा कि किस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ बच्चों को कि बुक्स का यूज़ करें, बुक्स पे प्रेफरेंस ज़्यादा रखें बजाय यूट्यूब वीडियोज़ के। थोड़ा बहुत देखना आप देख सकते हैं, बट पूरी तरीके से उस पर रिलाई नहीं हो सकते आप लोग। अब आते अपने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के ऊपर। अभी हमारे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के अंदर आपके एक पोर्शन पे होता है स्ट्रेस और एक पोर्शन पे होता है आपके स्ट्रेन। ठीक है, अब जैसे इसमें देखिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में क्या होता है। हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के अंदर, लेट मी चेंज द, ठीक है, हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में क्या होता है कि यहाँ पे हम निकाल किसके लिए, स्ट्रेच वायर के लिए। ठीक है, अब स्ट्रेच वायर में क्या होगा, जब हम उसे स्ट्रेच वायर के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेस डालेंगे तो स्ट्रेच वायर हमें नॉर्मली, एक मिनट, कुछ पार्ट तक जो हुक्स लॉस को फॉलो करेगी, जो क्या कहता है स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इसके बाद हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो हमारी वायर है उसमें कुछ चेंजेस आएंगे, मतलब वो लॉ को फॉलो नहीं करेगा, हम इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। देन इसके बाद थोड़ा और फिर एक पोर्शन के बाद वायर जाएगा आपका ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये हमारा, अब हम इसके एक एक पार्ट को कवर करते हुए चलते हैं कि हमारे पास इसमें क्या क्या देखने लायक है, हमें क्या क्या इसमें समझना है। सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ से जहाँ से आपने केस को स्टार्ट किया, जीरो, इनिशियल पॉइंट। आपने देखा जीरो से एक पॉइंट जब आप ए तक लेके गए, एक पॉइंट, अच्छा पॉइंट का मतलब आप यहाँ पे समझिए रेफरेंस के लिए, आपके पास एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग से समझिए थोड़ा बेटर समझ में आएगा ये। स्प्रिंग पे आपने कोई मास डाल रखा है, आपने मास बढ़ाया, स्प्रिंग के अंदर थोड़ी इलोंगेशन और बढ़ गई, आपने और मास बढ़ाया, स्प्रिंग में इलोंगेशन थोड़ी और बढ़ गई। तो उसी तरीके से जैसे आप मास हटाएंगे, देखिए एक और बात, आप मास हटाएंगे इलोंगेशन खत्म हो जाएगी। तो सेम ऐसी आपने स्ट्रेस बढ़ाया, स्ट्रेस मतलब आपने फोर्स पर यूनिट एरिया बढ़ाया, तो धीरे धीरे स्ट्रेस बढ़ता, लेंथ बढ़ती चली गई, क्योंकि इधर क्या आपके पास स्ट्रेन, जो कि स्ट्रेन खुद होती क्या है, चेंज इन लेंथ अपॉन में लेंथ। आप एक तरीके से डिनोट कर सकते हैं कि आप जितना वेट बढ़ा रहे हैं एक तरह से बॉडी का लेंथ भी उतना ही बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन जैसे ही आप वेट हटाते रिमूव करते बॉडी वापस अपनी जगह पे पहुंच जाती है। ये कब तक होगा, कुछ टाइम तक फॉलो होगा, कहाँ तक, जीरो से लेके
ए तक फॉलो हो रहा है। अच्छा, ये जो फॉलो होने वाला कंसेप्ट है आप बाकी बुक्स में रेफर कर सकते हैं। आई थिंक ये दिखाता है कि ये बहुत ही कम टाइम पीरियड तक होता है, मतलब कि ये तब तक हो सकता है जब तक आप बॉडी के अंदर 1% का चेंज लेके आ रहे हो उसकी लेंथ के अंदर। ठीक है, अब आप अगर इसे और एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो इसे 0 से ए को प्रोपोर्शनल लिमिट भी कहा जाता है। ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में अब ए से लेके थोड़ा हमने और आगे बढ़ाया बी तक। अब यहाँ पर ए से बी के रेंज के अंदर आप देखेंगे वो प्रिंसिपल फॉलो नहीं हुआ। कौन सा प्रिंसिपल? ऊपर देखिए, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन का। क्यों? आप देखिए हमने स्ट्रेस तो बढ़ाया बट उस प्रोपोर्शनलिटी के हिसाब से स्ट्रेन नहीं बढ़ा है हमारे पास। ठीक है, ये जो पॉइंट बी होता है इसको हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट पॉइंट। अब बताता हूँ इलास्टिक लिमिट क्यों बोलते हैं। आपको इसमें से थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। कैसे? अगर आप बी से थोड़ा और आगे तक जाते हैं सी तक, और अगर इसके बाद आप वेट हटा दें, बी से सी का मतलब है आप वेट बढ़ा रहे हैं बी से सी तक, देखिए आपने, अगर इसके बाद आप वेट हटा दें, आप ऑब्जर्व करेंगे कि वापस छोड़ने के बाद जो हमारा मटेरियल था वो अपनी जगह पे वापस नहीं आया, उसके अंदर एक डिफॉर्मेशन पैदा हुई, जिसको हमने क्या नाम दिया यहाँ पे, उस डिफॉर्मेशन को हमने क्या नाम दिया है? परमानेंट सेट का। ठीक है, ये जो आपका परमानेंट सेट है, ये डिफॉर्मेशन पैदा हो गया। यानी अगर हम यहाँ से अब सपोज पहले इस वायर की लेंथ अगर 1 मीटर थी तो कुछ टाइम तक तो आपने लोड डाला, लोड हटाया, 1 मीटर ही रही। लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट को क्रॉस करने के बाद, जो पॉइंट हमारा क्या है, पॉइंट सी, अब अगर हम इसमें से लोड हटा भी देते हैं तो हमारे पास वैल्यू कितनी आती है? 1.02। मीन्स हमें परमानेंट डैमेज मिल चुका है, डैमेज तो नहीं कहूंगा मैं, परमानेंट इलोंगेशन मिल चुका है 0.2 मीटर का, और ये मेंटेन रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे फिर से इसे चेंज करते हैं, आगे लेके जाते हैं, और ये कहाँ तक गया? हम लोड को फिर से बढ़ा रहे हैं सी पॉइंट के आगे तक, इसलिए इस ग्राफ को ऊपर तक बनाया थोड़ा सा, और हम पहुंचते एक पॉइंट पे जिसे हमने नाम दिया पॉइंट डी। हमें लोड को बढ़ाना पड़ेगा लगातार, पॉइंट डी। ठीक है, पॉइंट डी वो पॉइंट है जहाँ पे हम इसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ देखते हैं। क्यों अल्टीमेट स्ट्रेंथ? क्योंकि अगर आपने इसके बाद थोड़ा सा लोड बढ़ाया और ये बॉडी एकदम ब्रेक कर जाएगी, और ई पॉइंट जो होगा हमारा इसका क्या कहलाएगा? फ्रैक्चर पॉइंट। क्योंकि हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते तो हम इसे थोड़ा सा कम ही समझाएंगे, बाकी आप दूसरी यूट्यूब वीडियोस के अंदर इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। क्लियर? क्लियर है गाइस ये? अच्छा, इसके बाद इसमें एक छोटी सी चीज आपकी और बचती है, जो आपकी क्या है? पॉइजन रेशियो। अब पॉइजन रेशियो क्या होता है? ये क्वेश्चन वैसे काफी अच्छी क्राफ्टेड किया गया था। क्यों? पॉइजन रेशियो एक ऐसा टॉपिक है जो यूजुअली हुक्स लॉ के साथ अटैच नहीं किया जाता, बट ठीक है, कई टीचर्स पॉइजन रेशियो को भी इसके साथ इंक्लूड कर देते हैं। जो आप पॉइजन रेशियो होता है वो एक रेशियो जैसा इसके नाम से पता चल रहा है, और वो क्या है? अगेन वो रेशियो भी इलास्टिक लिमिट के अंदर है, मतलब जब तक चीजें स्ट्रेच हो पा रही है। जो यूजुअली होता क्या है? लेटरल स्ट्रेन अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्या मतलब हुआ? आप समझिए जरा। अगर आप किसी चीज को, ये कोई वायर है, अगर आप इसकी लेंथ को खींच रहे हैं लगातार वायर को, तो वायर की लेंथ ऑब्वियस सी बात है कम हो जाएगी, वायर की लेंथ बढ़ जाएगी, वायर की लेंथ तो बढ़ जाएगी, लेकिन आप ऑब्जर्व कीजिए कि वायर का एरिया कम हो जाएगा। तो जो लिटरल स्ट्रेन है वो उसके एरिया से रिलेटेड है, और लॉन्गिट्यूडनल इसके उसके लेंथ से। और इसी रेशियो को हम क्या बोलते हैं? पॉइजन रेशियो। यूजुअली हम जानते हैं ये आंसर नेगेटिव आता है। क्यों? आप जब खींच रहे हैं, स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन क्वांटिटी, और चेंज क्या होगा? यहाँ पे नेगेटिव चेंज होगा, क्योंकि चीजें क्या हो रही है? छोटी हो रही है। और जब आप इसे कंप्रेस करेंगे तो चेंज पॉजिटिव होगा। ये हमारा है पॉइजन रेशियो। इलास्टिक लिमिट के अंदर जो लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, इसे हम बोलते हैं पॉइजन रेशियो। आमतौर पे सिग्मा के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर? बाकी आप इसके न्यूमेरिकल कंसेप्ट्स को देख सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं, आपके पास किसी भी डिफरेंट बुक में अवेलेबल हो जाएंगे।